गुड इवनिंग बेटा। आरुष बेटा, ऑडियो वीडियो आ रहा है आपके पास? गुड इवनिंग बेटा। ऑडियो वीडियो बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो आ रहा है आपके पास? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, फटाफट अपने फ्रेंड्स को कहिए ज्वाइन कर लो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम। अपने अपने फ्रेंड्स को फटाफट मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट होने जा रही है बेटा। आइए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी क्लास को आज। बेटा आज की क्लास में हम हमारा जो चैप्टर है बेटा बजटरी कंट्रोल, बेटा हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। और आपके साथ बेटा मैं पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है तो बेटा वो मेरे इन दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, मैं उसको बेटा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इन दोनों में से बेटा, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा, मैं उस बच्चे को पीडीएफ शेयर कर दूंगा बेटा। आइए बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपना पहला एमसीक्यू बेटा। कह रहे द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड अमाउंट टू ₹160। कह रहे एक्स वाई जेड लिमिटेड की फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बेटा प्रोड्यूस किया गया है, और प्रोड्यूस करने के बाद बेटा उसकी कॉस्ट पर यूनिट आई है कितनी? ₹160।
इसमें बेटा 160 में 75% क्वेश्चन कह रहा है क्या है बेटा, वेरिएबल। व्हेन प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट, और ये जो बेटा 160 रुपए की कॉस्ट है बेटा, 160 की जो कॉस्ट आई है इट इज बेस्ड ऑन 10,000 यूनिट। तो ये जो 160 पर यूनिट है बेटा, ये बेस्ड है कितने के ऊपर, 10,000 यूनिट्स के ऊपर। कह रहा है इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 25%, अगर हम प्रोडक्शन 25% से बढ़ा दें तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो कह रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना होगा। तो यहां पर बेटा, यहां पे जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इसने हमें बोला हमारा जो बेटा कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट बेटा वो है हमारा 160। और ये जो 160 है बेटा, ये बेस्ड है हमारा, ये बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन 10,000 यूनिट्स। और क्वेश्चन कह रहा है इस 160 में बेटा 75% हमारा क्या है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट है। तो रिमेनिंग 25% आप जानते हो बेटा कौन सी कॉस्ट होगी, जल्दी बोलो कौन सी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड बेटा। तो आप इस 160 का बेटा 75% निकालिए, ये आ रहा है 120, ये आ रहा है हमारा 120, और ये आ रहा है बेटा हमारा 40। तो हमारा ध्यान से देखना बेटा, हमारे को ये जो दिया हुआ है 160 बेटा, ये क्या है, हमारी पर यूनिट कॉस्ट है। तो जब मैंने इसका बाइफरकेशन करा बेटा, जब मैंने इसका बाइफरकेशन करा, वेरिएबल कितना और फिक्स कितना, तो बेटा ये जो वेरिएबल है ये भी क्या होगा, पर यूनिट, और फिक्स भी क्या होगा बेटा, पर यूनिट। और आपको बेटा मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर बताया हुआ है कि जब भी हमारे को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में गिवन हो और हमारे को टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालना हो, तो हम पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा किससे, बेस यूनिट से, यानी उस यूनिट से जिसके ऊपर ये कॉस्ट पर यूनिट क्या है बेटा, बेस्ड है। और यहां पे क्वेश्चन ने बताया था बेटा ये जो कॉस्ट है 160 की, दैट इज ये 120 वेरिएबल और 40 रुपीज फिक्स कॉस्ट, ये हमारी बेस्ड है किस पे बेटा, 10,000 यूनिट के ऊपर। तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालना हो बेटा, अगर मेरे को अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 40 को बेटा 10,000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरा ये आ जाएगा बेटा कितना, 4 लाख रुपए। तो हमारी फिक्स कॉस्ट निकल कर आ गई बेटा कितनी है, 4 लाख रुपए। अब हम यहां से निकालेंगे बेटा अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन ने हमें बोला था बेटा हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रेजेंटली क्वेश्चन ने बताया था 10,000, क्वेश्चन ने बोला कि इसको हम 25% से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इट मींस अब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं बेटा कितना, 12,500 यूनिट्स का, 12,500 यूनिट्स का। तो बेटा आपको पता है एक यूनिट को बनाने में मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगती है बेटा कितनी, 120। तो बेटा 12,500 को बनाने में कितना लगेगा, ये आएगा बेटा 120 इंटू 12,500, ये आ रहा है बेटा 15 लाख रुपए, ये आ रही है बेटा हमारी 15 लाख रुपए। तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा बेटा यहां पे, टोटल कॉस्ट 19 लाख रुपए, टोटल कॉस्ट आ जाएगा बेटा 19 लाख रुपए। और यहां से हम अपना कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे बेटा, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, 19 लाख रुपए लगाकर कितनी यूनिट बनाई है बेटा हमने, 12,500 यूनिट।
तो पर यूनिट आ रहा है बेटा हमारा 152। तो हमारी बेटा कॉस्ट पर यूनिट है कितना बेटा 152। जरा चेक करें बेटा। लो बेटा इसका राइट आंसर भी है हमारा कितना 152, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 150 रुपीज 152 रुपीज पर यूनिट। बोलो बेटा पहले इस एमसीक्यू में कोई डाउट है किसी को? फटाफट रिप्लाई करो बेटा, फटाफट रिप्लाई करो कमेंट में। क्या कोई डाउट किसी को? नहीं सर कोई डाउट नहीं है सर हमारे को। बाकी बच्चे बेटा 2-3 बच्चों ने बोला और 2 बच्चों ने तो करेक्ट आंसर भी निकाल के दे दिया था। आइए बेटा अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं। हमारा सेकंड एमसीक्यू आ रहा है बेटा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर मेकिंग 6000 यूनिट इज 35,000 and total production cost for making 15,000 unit is rupees 69,000. Once the production exceeds 10,000 units, additional fixed cost of rupees 7,000 are incurred. कह रहा what will be the full cost of production per unit for making 12,000 यूनिट। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट है 35,000, 15,000 पे है बेटा 69,000, और क्वेश्चन ने बोला अगर प्रोडक्शन 10,000 से ज्यादा करेंगे तो बेटा इन दैट केस 7,000 रुपीज का हमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर हम 12,000 यूनिट बनाएं तो बताओ बेटा कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बेटा 2। क्वेश्चन बोला बेटा यहां पे एक बार क्वेश्चन ने हमें 6,000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट बताई है और एक बार कॉस्ट बता रहा है वो 15,000 यूनिट्स पे। उसने टोटल कॉस्ट हमें बताया, टोटल कॉस्ट था बेटा कितना 6,000 पे है 35,000 और यहां पे है 69,000। यहां पर है बेटा हमारा 35,000 और यहां पर है 69,000। साथ साथ क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि 10,000 से जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जब हम 10,000 से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एडिशनल फिक्स को 7,000 रुपीज इंकर्ड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो, यहां पर जब प्रोडक्शन किया गया है 15,000 तो बेटा इस टोटल कॉस्ट में बेटा 7,000 रुपीज क्या होगा एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर इंक्लूड होगा। क्वेश्चन बेटा हमारे को साफ साफ शब्दों में क्लियरली बता रहा है कि प्रोडक्शन 10,000 से जैसे ही एक्सीड करेगा हमारा फिक्स कॉस्ट 7,000 रुपए से बढ़ जाएगा, हमारी फिक्स कॉस्ट 7,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब हमने ये 69,000 टोटल कॉस्ट निकाली होगी तो बेटा इसमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट 7,000 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर इंक्लूड होगा। तो बेटा पहले हम उस एडिशनल फिक्स कॉस्ट को यहां से माइनस करेंगे। माइनस कर दिया मैंने एडिशनल फिक्स कॉस्ट, कितना था बेटा वो 7,000। तो नॉर्मल कॉस्ट निकलकर आ गया बेटा 62,000 रुपए। जरा ध्यान से बेटा कंफ्यूज नहीं होना, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। जब ये 69,000 की कॉस्ट आई कैसे है, जब हमने ये 15,000 यूनिट बनाई होगी तो बेटा उसको बनाने में वेरिएबल कॉस्ट भी लगी होगी, हमारा नॉर्मल फिक्स कॉस्ट भी लगा होगा, बट प्रोडक्शन 10,000 से एक्सीड होने की वजह से मेरी एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी लगी होगी।
मैंने जब 15,000 यूनिट बनाई होगी तो बेटा यहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा, नॉर्मल फिक्स कॉस्ट भी लगेगी और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी लगेगी। लेकिन यहां पर जब मैंने 6,000 यूनिट बनाई होगी तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट और मेरा नॉर्मल फिक्स कॉस्ट लगा होगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगा होगा, बिकॉज प्रोडक्शन इज लेस देन 10,000 यूनिट। तो बेटा इस 15,000 में, इस 15,000 की ये जो टोटल कॉस्ट है 69,000, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है, नॉर्मल फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है बेटा। तो सबसे पहले देखो यहां पर वेरिएबल है और नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट यहां पर नहीं है बेटा। एडिशनल फिक्स कॉस्ट 6,000 यूनिट में नहीं है। तो अब आपको पहला काम क्या करना है, इस 15,000 यूनिट में ये जो एक्स्ट्रा ऐड है बेटा, इसको आपको हटाना पड़ेगा। जैसे ही आपने हटा दिया, जैसे ही आपने यहां से हटा दिया एडिशनल फिक्स कॉस्ट, यहां पर तो है ही नहीं बेटा, नील। तो ये दोनों यहां पर बैलेंस्ड हो गई, ये दोनों यहां पर बैलेंस्ड हो गई। ये भी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है, बिकॉज ये हम ऑलरेडी यहां से क्या कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। अब बेटा आपको मैंने रेगुलर क्लासेस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करके बेटा मैंने आपको सिखाया था। और बेटा वो फार्मूला क्या था हमारा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का जो फार्मूला ड्राइव करके सिखाया हुआ है बेटा सब कुछ। तो फार्मूला था बेटा यहां पे चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो जरा चेंज इन टोटल कॉस्ट देखो बेटा ये कितना आ रहा है, 62,000 में से माइनस कीजिए बेटा 35,000, ये आ रहा है 27,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो ये आ रहा है बेटा कितना, 9,000। तो 27,000 डिवाइडेड बाय 9,000, ये आ गया बेटा आपका 3 रुपए पर यूनिट। आपका वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट है। जरा बेटा 4,6,000 यूनिट के लिए चेक करो, 4,6,000 यूनिट्स टोटल कॉस्ट जो बेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पता है बेटा ये टोटल कॉस्ट जो 35,000 था बेटा, ये इक्वल है किसके, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के। और बेटा यहां से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास पर यूनिट है बेटा कितना, 3 रुपए। एक यूनिट को बनाने में 3 रुपए लगते हैं, तो बेटा 6,000 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा सर, 18,000 रुपए। और टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है बेटा यहां पे कितना, 35,000। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर जो बेटा यहां पर है वो क्या है, वो क्या है मेरे बच्चों, 35,000 माइनस 18,000, 17,000 रुपए बेटा हमारा नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है। 17,000 रुपए हमारी नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है बेटा। तो यहां से नॉर्मल फिक्स कॉस्ट निकल के आ गई। अब बेटा आप कॉस्ट निकालो 12,000 यूनिट के लिए, फॉर 12,000 यूनिट्स, फॉर 12,000 यूनिट पहले हम निकालेंगे यहां से टोटल कॉस्ट। अब जरा ध्यान से बेटा देखो, टोटल कॉस्ट निकालते समय एक तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, एक नॉर्मल फिक्स कॉस्ट लगेगा और एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा, क्योंकि यहां पे हमारा जो बेटा प्रोडक्शन है वो 10,000 से क्या हो गया, एक्सीड हो गया। और क्वेश्चन ने बोला था जब 10,000 से एक्सीड करेगा तो बेटा हमारा 7,000 रुपए का, हमारी 7,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट एडिशनली इंकर्ड होगी। तो बेटा यहां पे आप निकालोगे 12,000 यूनिट हम बनाएंगे, 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितना लगेगा, 36,000। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम 17,000, एडिशनल फिक्स कॉस्ट बेटा 7,000। तो यहां से टोटल कॉस्ट आ जाएगी बेटा हमारी, ये आ रही है बेटा 60,000 रुपए।
तो टोटल कॉस्ट आ गई बेटा हमारी 60,000। और अगर मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो बेटा मैं अपनी टोटल कॉस्ट जो 60,000 रुपये मैंने लगाए हैं उस 60,000 को लगाकर बेटा कितना यूनिट बनाए, 12,000 यूनिट। तो बेटा पर यूनिट कॉस्ट आ रही है हमारी 5 रुपये। पर यूनिट कॉस्ट आ गई बेटा हमारी 5 रुपये। जरा चेक करें बेटा क्या हमारा आंसर सही है। तो लो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, 5 रुपये। इसका आंसर है बेटा बी। इस एमसीक्यू का आंसर है बी, 5 रुपये पर यूनिट। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? फटाफट बताओ बेटा। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? एक बच्चे ने मुझे मैसेज करा, राम राम सर जी। राम राम भाई। आइए बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वर रुपी 1,50,000 एट 60% कैपेसिटी लेवल। आउट ऑफ दिस 40% वॉज फिक्स्ड। 60% कैपेसिटी पे बेटा हमने काम करा और हमारी फैक्ट्री में कॉस्ट लगी है 1,50,000। इसमें 40% फिक्स्ड है तो रिमेनिंग 60% क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर द फैक्ट्री फॉर द कैपेसिटी लेवल ऑफ 80%। तो बेटा आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस निकालने हैं बेटा 80% कैपेसिटी के ऊपर। 60% कैपेसिटी के ऊपर बेटा हमारे को क्वेश्चन दे रहा है, 60% कैपेसिटी पे दे रहा है बेटा 1.5 लाख रुपए और इसमें 40% फिक्स्ड है और कह रहा है 80% पे बताओ टोटल ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस कितना होगा। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है बेटा। ये हमारे को बेटा 60% कैपेसिटी पे बता रहा है। 60% कैपेसिटी पे हमारी कॉस्ट है बेटा 1,50,000। 1,50,000। अब बेटा इसमें बता रहा है कि हमारा 40% बेटा फिक्स्ड है तो रिमेनिंग बचा हुआ 60% क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। अब 40% इसका निकालेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 60,000 रुपये। ये आ जाएगा बेटा 60,000 और ये आ जाएगा बेटा हमारा 90,000। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा 80% कैपेसिटी पे बताओ। अब आपको पता है बेटा हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा उसमें वेरिएबल भी होगा और फिक्स्ड भी होगा। बिकॉज इस 1,50,000 में बेटा हमारे पास फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। मींस इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट आ रहा है तो बेटा ये हमारी कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। याद आ रहा है बेटा रेगुलर क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया गया था बेटा वो कॉस्ट जिसका एक पार्ट वेरिएबल होता है एक पार्ट फिक्स्ड होता है तो उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है बेटा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्वेश्चन में टोटल की फॉर्म में दिखाया गया है यानी इन दोनों को प्लस करके दिखाया गया है, इन दोनों को प्लस करके दिखाया गया है तो अब हमारे को जो 80% पे अमाउंट निकालना होगा तो वो बेटा वेरिएबल और फिक्स को प्लस करके ही दिखाना होगा।
अब आपको पता है बेटा, हम 60% कैपेसिटी पे काम करें, 80 पे करें, 100 पे करें, 20 पे करें, फिक्स कॉस्ट तो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो हमारा फिक्स कॉस्ट है बेटा 60,000। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। चेंज, चेंज बेटा कौन सी कॉस्ट होती है सर, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो बेटा यहां पे वेरिएबल कॉस्ट थी 90%, सॉरी 90,000, वेरिएबल कॉस्ट है बेटा 90,000। और मेरे प्यारे बच्चों ये कितने परसेंट कैपेसिटी पे है, 60% कैपेसिटी पे। और आपको बेटा क्लासेस के अंदर बताया गया था कि अगर मैं किसी भी अमाउंट को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दूं तो बेटा हम कहां पहुंच जाएंगे, 100% कैपेसिटी के ऊपर। ये बात आपको मैंने बेटा डेरिवेशन के साथ सिखाई थी कि किसी भी अमाउंट को या किसी भी यूनिट को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दो तो हम कहां आ जाएंगे, 100% पे। तो बेटा जैसे ही 90,000 को 60% कैपेसिटी से डिवाइड करा, 100% कैपेसिटी पे आ गई। बट 100 पे नहीं, हमें तो कहां जाना है, 80% पे। तो 80% से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा ये अमाउंट आएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 80%। ये आ रहा है बेटा 1,20,000 और फिक्स कॉस्ट है मेरी 60,000। तो लो बेटा मेरा 80% पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल कॉस्ट आ रहा है बेटा 1,80,000। तो हमारी बेटा जो टोटल कॉस्ट है वो है 1,80,000। हमारा जो आंसर है बेटा वो है 1,80,000। तो बेटा इसका राइट आंसर हमारे को मिलेगा, देखो यहां पे 1,80,000 बेटा, इसका राइट आंसर है बेटा 1,80,000। दैट इज आंसर नंबर बेटा बी। तो इस एमसीक्यू का बेटा, इस एमसीक्यू का सही आंसर है बेटा आंसर नंबर बी, 1,80,000 बेटा। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? फटाफट बताओ बेटा, आपके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूं। चलिए बेटा अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। और ये है हमारा बेटा, इन अ कंपनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वाज 14,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा हमारा कितना, 14,000 यूनिट, और सेल है बेटा हमारा कितना, 28,000 यूनिट्स। व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड? तो बेटा हमारे को प्रोडक्शन पूछा गया है, हमारे से पूछा गया बताओ बेटा प्रोडक्शन यूनिट कितना होगा। तो बेटा हम प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकालते थे? तो बेटा हम प्रोडक्शन यूनिट निकालने के लिए याद करो बेटा प्रोडक्शन बजट बनाते थे। और प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट क्या बेटा ड्राइव हुआ था, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यही हुआ था बेटा, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और याद करो बेटा वहां पर बेटा मैंने लिखवाया था सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेटा इस क्वेश्चन में यहां पर हमारे को मटेरियल दिया हुआ है। तो बेटा यहां पे देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये टाइपिंग में एरर हो सकता है, ये स्टॉक ऑफ मटेरियल की जगह क्या हो बेटा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो। अगर ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हुआ तो बेटा जरा ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक भी 14,000 है, क्लोजिंग स्टॉक भी 14,000 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, हमें प्रोडक्शन यूनिट निकालना है। तो बेटा हम क्या बनाते थे, प्रोडक्शन बजट।
प्रोडक्शन बजट हम बनाते थे बेटा सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक किसका बेटा, फिनिश गुड्स का, माइनस ओपनिंग स्टॉक किसका बेटा, फिनिश गुड्स का। तो बेटा अगर सेल है हमारी 28,000 और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स में है 14,000, ओपनिंग स्टॉक भी है 14,000, तो बेटा ये प्लस माइनस करके आप जब निकालोगे तो आप देखोगे बेटा ये दोनों तो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल ही, क्योंकि एक बार 14,000 ऐड हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो अभी भी प्रोडक्शन यूनिट्स कितना आ रहा है बेटा, 28,000 यूनिट्स। तो अगर बेटा हम फिनिश गुड्स मान लें तो भी आंसर कितना है, 28,000। लेकिन अगर बाई चांस बेटा क्वेश्चन में मान लो ये फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में हमारे को फिनिश गुड्स ना देकर बोला ये तो मटेरियल का ही स्टॉक है, क्वेश्चन बोला ये मटेरियल का स्टॉक है, तो बेटा ऐसे केस में आपको पता है बेटा जब हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लेते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का नहीं दिया तो बेटा हम वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मटेरियल का ही स्टॉक है तो ठीक है, अगर मटेरियल का स्टॉक है बेटा, अगर मटेरियल का स्टॉक है फिर बेटा हम यहां पर क्या कर देंगे, नील कर देंगे, ये मानते हुए कि ये हमारे को गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दोनों को क्या एज्यूम करेंगे बेटा, नील। और अभी भी आंसर कितना आएगा, 28,000 यूनिट्स आएगा। तो बेटा आपको क्वेश्चन में देखना होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा आपको प्रिकॉशन लेना होगा, गौर करना होगा कि वर्ड मटेरियल दिया है या फिनिश गुड्स दिया है। हो सकता है बेटा जानबूझ के पेपर सेटर ने यहां पे वर्ड मटेरियल ही लिखा हो, मटेरियल ही लिखा हो, जिससे बच्चा जल्दबाजी में ओपनिंग वाला भी माइनस कर दे, क्लोजिंग वाला प्लस कर दे, तो बेटा वहां पे ऐसे बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर बेटा अगर पेपर सेटर ने मटेरियल लिखा है तो उससे एक गलती हो गई कि दोनों उसने यूनिट्स क्या कर दी, सेम दे दी। अगर ये तो बेटा जिन बच्चों ने प्लस माइनस कर दिया होगा उनका तो क्वेश्चन गलत, बिकॉज यहां पे रॉ मटेरियल का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस नहीं होता, फिनिश गुड्स का होता है बेटा। तो आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है बेटा कि आपको जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो फिनिश गुड्स का है या रॉ मटेरियल का है। फिनिश गुड्स का है तो ही बेटा प्लस माइनस करना, अगर रॉ मटेरियल का है और फिनिश गुड्स का नहीं दिया हुआ तो फिनिश गुड्स का नील मान के आप सेल्स को ही क्या कर दोगे, प्रोडक्शन यूनिट्स मान लोगे बेटा। ये देखो अगर ये दोनों बेटा नील हो गए, ये दोनों बेटा मेरे नील हो गए, तो ऐसे केस में जितना सेल था वही क्या बन गया, प्रोडक्शन यूनिट बन गया बेटा। बताओ बेटा इस एमसीक्यू में कोई डाउट है, इसका आंसर तो आपके सामने आ चुका है, आंसर है बेटा यहाँ पे सी, इसका आंसर है सी। कितना बेटा, 28,000। बताओ बेटा फटाफट बताओ इसमें कोई डाउट है, जल्दी रिप्लाई करो बेटा, आपके रिप्लाई का मैं वेट करता हूं। नहीं सर कोई डाउट नहीं है सर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर अब 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा XYZ लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट 3 प्रोडक्ट चेयर। लो बेटा ये जो XYZ लिमिटेड है ये 3 तरह की चेयर बना रही है, सॉरी 3 प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें एक चेयर है, एक टेबल है और एक बेंच है बेटा। XYZ लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट 3 प्रोडक्ट, बेटा ये 3 प्रोडक्ट बना रही है और ये बता रहा है देखो नेमली चेयर, टेबल और बेंच। The company is interested in presenting its budget for the next quarter ending 31st March
इट एक्सपेक्ट टू सेल 42,000 चेयर्स, 4,200 चेयर्स, 800 टेबल्स और 500 बेटा बेंचेस ड्यूरिंग this said period at the selling price of rupee 50, 85, 158 per unit. The following information is made available for this purpose. आपको बेटा यहाँ पे चेयर टेबल बेंच का ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, बोला प्रिपेयर क्या करो, प्रोडक्शन बजट। तो लो बेटा प्रोडक्शन बजट इसने बोला, और प्रोडक्शन बजट का अभी अभी हमने फॉर्मेट लास्ट एमसीक्यू में देखा, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेटा जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कंपनी है 3 प्रोडक्ट बना रही है, बेटा कंपनी रॉ मटेरियल बनाती है या फिनिश गुड्स बनाती है? सर फिनिश गुड्स बनाती है। तो इसका मतलब चेयर टेबल बेंच इसका क्या है बेटा, फिनिश गुड्स है। और ध्यान से देखो बेटा हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी चेयर टेबल बेंच यानी फिनिश गुड्स का दिया हुआ है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अगर फिनिश गुड्स का दिया हुआ है तो बेटा ये तो प्लस माइनस होगा ही होगा। तो चलो बेटा सबसे पहले हम चेयर को देखते हैं। चेयर का सेल कितना है बेटा 4200, इसमें ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक बेटा 200, तो 42 प्लस 2 4400 माइनस ओपनिंग स्टॉक 400, तो लो बेटा इसका आंसर आ गया कितना 4000 यूनिट्स। तो चेयर का आ गया 4000। सेम बेटा आओ टेबल पे 800 प्लस 300 1100 माइनस 100, इसका आ गया बेटा 1000। सेम आ जाओ बेंच में बेटा 500 प्लस 50 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 500, ये आ गया बेटा 500। तो लो बेटा ये एमसीक्यू भी सेम प्रीवियस वाला ही था। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट आप जानते हो, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो बेटा इस एमसीक्यू में किसी को कोई डाउट है? फटाफट बोलो बेटा। हाँ जी मुस्कान जी बेटा, जब हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो बेटा वहां पर हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को कंसीडर करते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बेटा जब हम परचेज बजट बनाते हैं तब कंसीडर करते हैं। आइए बेटा अब हम आ रहे हैं बेटा एमसीक्यू नंबर हमारा 6 है बेटा, यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 6 है बेटा। यहाँ पे कह रहा था बजटेड एनुअल सेल ऑफ अ फर्म आर ₹80 lakhs। लो बेटा एक फर्म है, उसका एनुअल सेल बता दिया कितना 80 लाख रुपए, एंड 25% ऑफ द सेल आर कैश सेल, और इस 80 लाख में 25% क्या है बेटा कैश सेल है। तो इसका मतलब रिमेनिंग 75% क्या है बेटा हमारी क्रेडिट सेल है। तो 80 लाख का 75% बेटा जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज बेटा। तो इसका मतलब इस फर्म ने एक साल में बेटा उधार पे गुड्स क्रेडिट पे गुड्स कितना बेचा है 60 लाख रुपीज का। द एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर ऑफ द फर्म इज 5 लाख। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर। बेटा यहां पे ये जो 60 लाख रुपए, ये जो 60 लाख रुपए का क्रेडिट सेल था मेरे प्यारे बच्चों, ये क्रेडिट सेल था एनुअल बेसिस, ऑन एनुअल बेसिस। ये पूरे साल भर में हमने उधार पे क्रेडिट पे कितना बेचा बेटा 60 लाख रुपए। अब बेटा पूरे साल भर में बेचा है, और पूरे साल भर में तो बेटा 12 महीने होते हैं, तो ऑन एन एवरेज हर मंथ उधार पे कितना बेच रहे हैं माल बेटा, उधार पे कितना गुड्स बेच रहे हैं, बोलो क्रेडिट पे कितना बेच रहे हैं 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। ये आ गया बेटा 5 लाख रुपए का मंथली क्रेडिट सेल हो रहा है। तो हर महीने 5 लाख रुपए का मंथली क्रेडिट सेल है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा,
यहां से हमें पता लग गया कि कंपनी हर महीने 5 लाख रुपए का क्रेडिट सेल कर रही है। अब जरा गौर देखना बेटा, गौर फरमाना यहां पे। जरा मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, मान लो बेटा ये यहां से शुरू हुआ और पहला मंथ यहां पर खत्म हुआ, फर्स्ट मंथ। तो बेटा पहले मंथ के एंड पे 5 लाख रुपए का उधार बेचा या नहीं बेचा कंपनी ने माल अपना? सर बेचा होगा। फिर दूसरे महीने में भी 5 लाख का बेचा होगा, दूसरे महीने एंड आते आते 5 लाख का, तीसरे महीने एंड आते आते 5 लाख, ऐसे ही सो ऑन, चौथे महीने में भी 5 लाख का उधार बेचा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, पहले महीने में यहां पे 5 लाख रुपए का उधार बेचा है और दूसरे महीने में भी 5 लाख का बेचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब पहले महीने यहां पर बेचा था 5 लाख का, तो मैं कह सकता था मेरे डेटर है बेटा 5 लाख रुपए के, मेरे डेटर है 5 लाख की। मैंने सेकंड मंथ भी 5 लाख का और बेच दिया, तो बेटा फिर मेरे यहां पे डेटर कितने होने चाहिए थे? 10 लाख के। तीसरे महीने में डेटर होने चाहिए थे यहां पे 15 लाख के। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ना, आपका जो एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर है ना हर महीने, वो कितना रहता है? 5 लाख रुपए। एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर कितना रहता है? 5 लाख रुपए। जरा ध्यान से समझना बेटा, जरा ध्यान से समझो इसको। ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहला महीना खत्म हो रहा है, ये दूसरा महीना, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये चलता रहेगा 12 महीने तक। पहले महीने जब 5 लाख रुपए का क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट सेल बेटा, दूसरे महीने भी 5 लाख का क्रेडिट सेल, तीसरे महीने भी 5 लाख का क्रेडिट सेल, चौथे महीने भी, पांचवें महीने भी, छठे महीने भी 5 लाख का क्रेडिट सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि यहां पे जो डेटर होगा, मेरे प्यारे बच्चों, जब पहले साल मैंने 5,000 का गुड्स बेचा उधार पे, तो मेरे डेटर का अमाउंट कितना होगा? 5 लाख। जब दूसरे महीने और गुड्स उधार पे बेच दिए 5 लाख के, तो 5 लाख पहले से उधार पे बेचा था, 5 लाख के और बेच दिए, तो डेटर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 लाख। तीसरे महीने 5 लाख के गुड्स और उधार पे बेच दिए, तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। ऐसे ही यहां पे 20 लाख, यहां पे 25 लाख, यहां पे 30 लाख। यही होना चाहिए ना बेटा? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज डेटर हमारा 5 लाख रुपए है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर, ये जो आप ले रहे हो ना यहां पे, ये जो आप कंसीडर कर रहे हो, ये जो आप कंसीडर कर रहे हो यहां पे 10 लाख, कह रहे ये 10 नहीं है, ये 5 ही है। ये 15 नहीं है, ये 5 ही है। ये 20 नहीं है, ये भी 5 है। ये 25 नहीं है, ये भी 5 है। ये 30 नहीं है, ये भी 5 है। हर महीने हमारे डेटर 5 लाख के ही है। तो जरा बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर हम, तो बेटा ये 5 लाख रुपए का डेटर तभी आएगा, जरा ध्यान से सुनना, जिनको हमने पिछले महीने उधार बेचा था एंड तक 5 लाख रुपए के डेटर, ये पिछले महीने वाले डेटर अगर इस महीने मुझे पे कर दें, इस महीने पे कर दें, तो ये डेटर खत्म हो जाएगा। और इस महीने की सेल जो मैंने करी है 5 लाख के, ये मेरे डेटर बन जाएंगे। फिर बेटा जब अगले महीने मैं सेल कर रहा हूंगा, तो ये वाले मुझे क्या करेंगे? पे कर दें। तो ये पे हो गए, तो ये डेटर खत्म हो गया। फिर अगले साल के एंड पे जो सेल करा है वो क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। बोलो यस और नो। ये बात समझ में आ रही है? बोलो ये बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी को? जल्दी बताओ, रिप्लाई करो बच्चों।
हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है, जरा ध्यान से देखो बेटा। जनवरी में जनवरी में जो हमने उधार पे बेचा था 5 लाख रुपए का, अगर ये जनवरी वाले हमारे को फरवरी में पे कर दें तो ये 5 लाख का डेटर खत्म हो जाएगा। फिर 5 लाख रुपए का जो हमने सेकंड मंथ यानी फेब में बेचा होगा बेटा, वो 5 लाख रुपए का ही क्या बनेंगे, डेटर। फिर मार्च में ये फेब वाले हमें क्या कर देंगे, पे। और मार्च में जो क्रेडिट सेल होगा वो बन जाएगा डेटर। तो जरा ध्यान से मेरे बच्चों, लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, लास्ट स्टेप, खत्म ये क्वेश्चन बेटा। जरा ध्यान से, जनवरी में जिनको हमने गुड्स बेचा था बेटा उधार में, उनको बोला फरवरी में पे कर देना। तो आप मुझे बताओ बेटा, जनवरी में अगर गुड्स बेचा है, उन्हें बोला फरवरी में पे कर देना, तो इसका मतलब मैं उनको उधार 1 महीने का दे रहा हूं या नहीं दे रहा। मैं उन्हें कह रहा हूं कि आप आज गुड्स ले जाओ और पैसे 1 महीने के अंदर अंदर दे देना, यानी मैं क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं बेटा 1 महीने का। बोलो, ये समझ में आ रही है बात। फटाफट बताओ। तो बस बेटा लीजिए। तो इसने हमसे पूछा था बेटा, आपको क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बेटा हमने निकाल दिया ना, एवरेज कलेक्शन। भैया जिनको उधार दे रहे हैं उनसे कलेक्शन कितने टाइम में हो रहा है, 1 महीने में। तो आंसर है बेटा इसका कितना, 1 मंथ। तो आंसर है बेटा इसका कितना, 1 मंथ। आंसर है बेटा 1 मंथ। अब इसको बेटा जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया ना, इसको बिना डायग्राम से निकालने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया गया है बेटा, कि आप अपने एवरेज डेटर देखो। हमारे जो एवरेज डेटर है बेटा, एवरेज डेटर वो कितने थे, 5 लाख रुपए। बिकॉज बिकॉज बेटा 60 लाख रुपए की अगर सेल एनुअल बेसिस पर है, तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो 60 लाख को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे एवरेज डेटर आ जाएंगे बेटा 5 लाख रुपए के। तो एवरेज डेटर को आप क्या करना बेटा, मंथली क्रेडिट सेल से डिवाइड कर दो। और मंथली क्रेडिट सेल भी आपने निकाल रखा है, कितना था, 5 लाख। तो बेटा 5 लाख ही एवरेज डेटर है, 5 लाख ही आपका मंथली क्रेडिट सेल है। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 1 मंथ आ गया। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया बेटा, ताकि आपको डायग्राम ना बनाना पड़े। तो बेटा वो डायग्राम ना बनाना पड़े, फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय मंथली क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय मंथली क्रेडिट सेल। तो इन्होंने बेटा ये एवरेज डेटर देखो 5 लाख रुपए इसी तरीके से निकाला होगा जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। और हमने बेटा मंथली क्रेडिट सेल निकाल लिया कि 60 लाख रुपए का सेल 12 महीने में करा है, तो 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का हमने क्या करा होगा बेटा, सर हमने 5 लाख रुपए का हर महीने क्रेडिट सेल करा है। तो आपको एवरेज डेटर क्वेश्चन दे रहा था, आपने हर महीने क्रेडिट सेल निकाला, फार्मूला लगाना है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय मंथली क्रेडिट सेल, आपका बेटा कलेक्शन पीरियड निकल कर आ जाएगा। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट। इस क्वेश्चन पे बेटा आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपके लिए थोड़ा सा नया है, बिकॉज यहां पे बेटा रेशो चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड बेटा जो निकालना आपको सिखाया गया है, ये सब रेशो एनालिसिस के फार्मूले हैं। और ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में बेटा रेशो एनालिसिस नहीं है, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटा रेशो एनालिसिस नहीं है। रेशो एनालिसिस कहाँ है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है। आपका बेटा ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी नहीं है। हाँ, आपके ग्रुप 2 में जो एफएम है बेटा, एफएम में जरूर है। तो बोलो बेटा इस एमसीक्यू में किसी को डाउट है, फटाफट बताओ, या क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। सर बिल्कुल क्लियर है।
आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है बेटा हमारे को यहां पे द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए बेटा। लो बेटा, आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिया हुआ है और आपको बताया था बेटा हमारे को पर यूनिट फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए होता, हमारे को चाहिए होता है टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। और उसको निकालने का तरीका है बेटा, जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करो उस नंबर ऑफ यूनिट से बेटा जिसके ऊपर ये पर यूनिट क्या है, बेस है। और क्वेश्चन बता रहा है ये जो 40 रुपए हमने पर यूनिट निकाली है ये किस लेवल पे निकाली है, 40% कैपेसिटी पे। तो बस मुझे पता लगाना है कि 40% कैपेसिटी के ऊपर कंपनी ने कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करा है बेटा। बस मेरे को पता लगाना है कि 40% कैपेसिटी के ऊपर कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुआ है और उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 40 को, तो मेरा अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। अब हमारे को क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट शुड बी द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी। और बोला अगर 80% कैपेसिटी पे काम करें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो इस क्वेश्चन में बेटा एक ही दिक्कत है, इस क्वेश्चन में एक ही हमारे लिए दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है बेटा कि हमारे को क्वेश्चन ने बोला कि 40% कैपेसिटी पे हमारा जो फिक्स कॉस्ट है बेटा वो पर यूनिट बता रहा है कि ये पर यूनिट है 40 रुपए। और बोला 80% कैपेसिटी पे बताओ कितना होगा। क्वेश्चन ने बेटा हमारे को ये नहीं बताया कि इस 40% कैपेसिटी पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना हो रहा है, क्वेश्चन ये नहीं बता रहा। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड कर लेंगे। हमने एज्यूम्ड कर लिया एट 40% कैपेसिटी पे मान लेते हैं कि कंपनी बना रही है बेटा, जो मन में आए सो मान लो, मैंने यहां 4000 यूनिट मान लिया, आप कुछ और भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा बेटा। हमने 4000 यूनिट मान लिया। तो बेटा अगर 4000 यूनिट बन रही है 40% कैपेसिटी पे, तो आप बेटा यहां पे अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट मुझे बता सकते हो। सर 40 रुपए पर यूनिट है, 4000 यूनिट अगर बनेगी तो सर इसका मतलब कंपनी का टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट होगा 1,60,000 रुपए। ये बात समझ में आ रही है बेटा, पहले रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को। सर यहां तक समझ में आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मेरा अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट 1,60,000 है तो बेटा अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट 80% के ऊपर भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि आपको पता है बेटा हम 40% कैपेसिटी पे काम करें, 50% पे करें, 60% पे, 70%, 80%, 90%, 100%, किसी भी कैपेसिटी लेवल पे काम करेंगे हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट तो है बेटा कितनी, 1,60,000, 1,60,000। बस हमें यहां पर पता लगाना है कि कितना यूनिट बनेगा। तो यहां पर कैसे लगाएं, तो बेटा ये जो 4,000 यूनिट है ये 40% कैपेसिटी पे है, और अगर इसको मैं 40% से डिवाइड कर दूं तो 100% कैपेसिटी पे आ जाऊंगा बेटा। और मेरे को 100 पे नहीं, कहां जाना है, 80% पे। तो 80% से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा कितना, 4,000 डिवाइडेड बाय 40% इंटू 80%, ये आ जाएगा बेटा हमारा 8,000 यूनिट्स। ये आ जाएगा बेटा 8,000 यूनिट्स।
तो लो बेटा 8,000 यूनिट के ऊपर भी फिक्स कॉस्ट 1,60,000 है, तो पर यूनिट आ जाएगा बेटा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8,000। ये आ जाएगा हमारा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 20 रुपए पर यूनिट। तो लो बेटा ये आंसर आ गया मेरा 20 रुपए पर यूनिट। आंसर आ गया बेटा 20 रुपए पर यूनिट। तो इसका आंसर है बेटा, राइट आंसर है इसका यहाँ पे, इसका राइट आंसर है बेटा 20 रुपए पर यूनिट। ए आंसर है बेटा इसका, एमसीक्यू का आंसर बेटा ए है हमारा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बेटा एक बार मेरे को बताना कि कहीं लाइव क्लास अटक तो नहीं रही है बेटा? बता दो बेटा लाइव क्लास सही चल रही है या बीच में कहीं अटक रही है, क्योंकि हो सकता है इंटरनेट इशू भी आ सकता है बेटा। फटाफट रिप्लाई करो बेटा। ओके बेटा, नहीं सर ठीक चल रही है, क्योंकि एक्चुअली में मेरे पास सर्वर में अभी थोड़ा सा आया था कि डाउन हुआ है नेट, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कहीं अटक ना जाए। राउटर्स में बेटा वो एक्चुअली लाइट जो ब्लिंक करती है ना, उसमें पता लग जाता है कि अगर वो कहीं ऑरेंज हो रही है, ग्रीन से कभी ऑरेंज या रेड, तो पता लगता है कि नेटवर्क थोड़ा डाउन हो रहा है। तो वो हुआ था, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया। चलिए नहीं अटकी, बहुत अच्छी बात है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अब हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। ये कह रहा है बेटा यहाँ पे, द बजटेड कॉस्ट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एट 30,000 एंड 33,000 यूनिट्स लेवल आर रुपीज 1,45,000 एंड 1,54,000 रिस्पेक्टिवली। लो बेटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बता रहा है कि अगर हम 30,000 यूनिट बनाएंगे तो 1,45,000 कॉस्ट आएगी, 33,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 1,54,000 कॉस्ट आएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर हम 35,000 यूनिट बनाएं तो हमारा हाउ मच अमाउंट शुड बी बजटेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा? क्वेश्चन ने 30,000 पे 33,000 यूनिट पे हमें कॉस्ट बता दी और बोला 35,000 पे बताओ कितना होगा। तो लो बेटा क्वेश्चन नंबर है 8, 30,000 यूनिट पे बता रहा है और एक हमारे को बता रहा है बेटा 33,000 यूनिट पे। हमें टोटल कॉस्ट बता रहा था, यहाँ पे थी 1,45,000 और यहाँ पे 1,54,000। और बेटा आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फार्मूला पता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट है बेटा 9,000 और चेंज इन यूनिट्स है बेटा कितना 3,000। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 3 रुपए पर यूनिट। अब यहां से बेटा 30,000 यूनिट के लिए कॉस्ट निकालो फॉर 30,000 यूनिट्स। तो बेटा यहां से हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल निकालो 30,000 यूनिट बनाएंगे, 3 रुपए पर यूनिट हमने ये वेरिएबल कॉस्ट निकाला है। तो अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा 90,000 और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट है 1,45,000। तो 1,45,000 में बेटा 90,000, 1,45,000 में से 90,000 मेरा बेटा क्या है वेरिएबल है। तो बेटा 55,000, 55,000 बैलेंसिंग फिगर क्या होगा मेरा फिक्स कॉस्ट। अब आप यहां से बेटा 35,000 यूनिट की भी कॉस्ट निकाल सकते हो फॉर 35,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो
वेरिएबल कॉस्ट आएगी 35,000 इंटू 3, 1,05,000। और फिक्स कॉस्ट है बेटा हमारा कितना, 55,000। तो ये आ जाएगा बेटा 1,60,000। तो हमारा इसका आंसर है कि बेटा 35,000 यूनिट पे ही हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट हो जाएगा बेटा 1,60,000। जरा चेक करें बेटा, 1,60,000 ये रहा बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो लो बेटा हमारा ये एमसीक्यू भी कंप्लीट। बोलिए बेटा इस एमसीक्यू में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी बेटा? फटाफट बताइए बेटा। नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। आइए बेटा अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा आकाश लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स कैश बजट फॉर द पीरियड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपी 1 लाख इन अप्रैल 2016, 2 लाख इन मई 2016, 3 लाख इन जून 2016 and rupee 1 lakh in July 2016. Half of sales are cash sale and the other half are on credit sale. Experience indicate that 70% of the credit sale will be collected in the month following the sale, 20% the month after that and 10% in the third month after the sale. तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा जो हमने क्रेडिट पे सेल किया है ना, मान लो मैंने जैन में क्रेडिट में सेल करा, तो जैन के क्रेडिट सेल का 70% फेब में मिलेगा, 20% मार्च में और 10% बेटा अप्रैल में मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है कि 70% फॉलोइंग मंथ अगले महीने, 20% उसके भी अगले महीने और 10% थर्ड मंथ, दैट इज जैन में अगर बेचा है तो थर्ड मंथ बेटा अप्रैल में। द बस्टेड कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2016। तो आपको बताना है बेटा कि जुलाई 2016 में कंपनी के पास कितना डेटर से कलेक्शन आएगा, डेटर से कितना कलेक्शन आएगा। तो आइए बेटा यहां से देखिए, हम हमारे पास बेटा जो डेटा है वो अप्रैल का है, मई का है, जून का है और जुलाई का है। हमें टोटल सेल पता है बेटा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। चेक कर लें एक बार बेटा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। ठीक है बेटा, इसमें बता रहा है बेटा कि हमारा जो कैश सेल है, कैश सेल वो कितना है बेटा 50%, कितना 50,000, 1 लाख, 1,50,000 और 50,000। और हमने जो उधार पे बेचा है बेटा क्रेडिट सेल, वो कितना होगा
वो भी 50% होगा, यानी 50,000, 1 लाख, 1,50,000 और 50,000। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा, यहां जुलाई में यहां पे कितना हमारे पास कैश कलेक्ट होगा डेटर से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अप्रैल की सेल को पकड़ेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। अप्रैल की सेल का बेटा 70% यहां पे हमें मिलेगा, 20% यहां मिलेगा और 10% यहां मिलेगा। यही बोला है ना क्वेश्चन ने कि जिस महीने क्रेडिट सेल कर रहे हैं 70% नेक्स्ट मंथ, 20% उसके नेक्स्ट मंथ और 10% उसके भी नेक्स्ट मंथ। तो बेटा यहां पे जुलाई में देखो, इस क्रेडिट सेल 50,000 का कितना आ रहा है, 10%। तो अप्रैल से मुझे मिलेगा 50,000 का 10%, 5,000। अप्रैल की क्रेडिट सेल से मिलेगा 5,000। फिर बेटा मई पे आ जाओ, ये रहा मई, इसकी सेल को पकड़ो। इसकी सेल का 70% जून में और 20% कहाँ मिलेगा, जुलाई में, और 10% जाएगा अगस्त में। तो अगस्त हमारा बेटा यहां पर कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हमें तो सिर्फ जुलाई का निकालना है। तो जुलाई में 20% आ रहा है किसका बेटा, इस मई की क्रेडिट सेल 1 लाख का। तो मई की जो क्रेडिट सेल है बेटा 1 लाख, उसका 20%, 20,000। अब आ जाओ जून पे बेटा, ये जो जून में आपने करी है 1,50,000, इसका 70% कहाँ आएगा बेटा, जुलाई में। तो जून का जो सेल था मेरे प्यारे बच्चों 1,50,000, उसका 70% ये आ जाएगा कितना, 1,05,000। यस, ये आ रहा है 1,05,000। तो आप टोटल करके देखो बेटा कितना आएगा, 5 अप्रैल की सेल से मिलेगा, 20 मई की सेल से और 1,05,000 जून की सेल से। तो ये टोटल आ जाएगा 1,30,000। तो आंसर है बेटा 1,30,000। जरा चेक करिए, तो इसका आंसर है कितना, 1,80,000। तो कहीं क्या कोई गलती हुई है बेटा हमसे, या इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है बेटा 1 लाख हमारी सेल थी यहाँ पे अप्रैल में, 2 लाख मई में है और जुलाई 3 लाख जून में है और 1 लाख जुलाई में है, और हाफ सेल कैश है, हाफ क्रेडिट है। 70, 20 और 10 सही तो लिया है बेटा हमने। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ये हो गया, 50,000, 1 लाख एक ये आ गया। 50,000 का गया कितना यहाँ पे, 10%, 1 लाख का 20% और 1.5 लाख का 70%। तो ठीक तो आ रहा है, 50,000 का 10%, 5,000, 20,000, 1,05,000, तो ये 1,30,000 होगा बेटा, 1,30,000 होगा। जरा एक बार हम इसका आंसर चेक कर लें। ये स्कैनर के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं बेटा अभी, तो एक बार स्कैनर्स में चलते हैं, क्या टाइपिंग एरर है या कुछ हमसे गलती हुई है। लो बेटा, गलती हमसे बेटा हुई है क्वेश्चन पढ़ने में। ये देखो, ये बोला कि हमें क्या लेना है, बजटेड कलेक्शन लेना है बेटा। इसने कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं बोला, और मैंने अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बोल दिया था कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वो डेटर से नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि बताओ जुलाई में कितना कलेक्शन आएगा, जुलाई में कितना कलेक्शन आएगा।
तो बेटा जुलाई में अगर हम ध्यान से देखें ना, तो जुलाई में डेटर से तो बेटा 1,30,000 आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जुलाई में ये 50,000 का ये मेरे बच्चों कैश सेल, इससे भी तो कैश आएगा। तो टोटल कैश कितना आ जाएगा बेटा? 1,80,000। तो यहां पे बेटा इन्होंने हमसे पूछा था, ये लिख लो, ये है बेटा हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये था बेटा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और इन्होंने हमसे पूछा था बेटा कलेक्शन, आपका बजटेड कलेक्शन बताओ, बजटेड टोटल कलेक्शन। तो इसमें बेटा क्या होगा आपका? कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी आएगा, और साथ साथ बेटा आपका कैश सेल भी आएगा। क्योंकि इन्होंने हमसे सिर्फ पूछा बजटेड, यानी एस्टिमेटेड बताओ कलेक्शन कितना होगा, एस्टिमेटेड कैश कितना आएगा। तो डेटर से तो 1,30 ही आएगा, और कैश आ जाएगा 50,000। तो इस महीने हमारे पास कलेक्शन होगी टोटल कितनी बेटा? 1,80,000 की। तो बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दबाजी में रीड मत करना, क्वेश्चन को जल्दबाजी में रीड मत करना बेटा। उसने बोला क्या है? बजटेड कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2016। तो उसका आंसर है बेटा 1,80,000। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? फटाफट बताओ बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। जल्दी बताओ बेटा। बेटा वीडियो को लाइक सारे बच्चे करेंगे? बेटा लाइक जरूर करना वीडियो को। बेटा इतना तो मोटिवेशन दे ही सकते हो ना मेरे को, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, कोई डाउट बेटा इस एमसीक्यूज के अंदर? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट बेटा? फटाफट बताओ, कोई डाउट है? जल्दी रिप्लाई करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। सारे बच्चे बेटा बताओ, फटाफट रिप्लाई करो। आइए बेटा अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। कह रहा है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन। लो बेटा, एक कंपनी है जिसके पास प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल भी है, लेबर भी है, मशीन्स भी है, फैक्ट्री भी है, ओवरहेड पे करने के लिए पैसा भी है बेटा, सब चीज है। देन तो क्या दिक्कत परेशानी? अब बता रहा है, देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी। बेटा सबसे पहले ये समझो, ये प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है? प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब होता है बेटा की फैक्टर। प्रिंसिपल बजट फैक्टर का बेटा मतलब होता है की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब बेटा मींस अ फैक्टर
मीन्स ऑफ फैक्टर विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, विच आर इन शॉर्ट सप्लाई। बेटा एक ऐसा फैक्टर जो हमारे पास शॉर्ट सप्लाई में है, यानी हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड। हम बेटा लिमिटेड है, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। की फैक्टर का मतलब शॉर्ट सप्लाई, यानी लिमिटेड ही है हमारे पास कम बचा हुआ है, लिमिटेड बचा हुआ है बेटा। तो ऐसा फैक्टर हमारे लिए क्या है? की फैक्टर है। और इसी की फैक्टर का नाम है बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल बजट फैक्टर। तो बेटा इस टर्म को याद कर लो बेटा, ये आगे भी यूज होगी। प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब होता है की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर जो हमारे पास क्या है? शॉर्ट सप्लाई में है, मतलब लिमिटेड ही है हमारे पास लिमिटेड है। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा है की फैक्टर? प्रिंसिपल बजट फैक्टर की फैक्टर कौन सा है? नॉन एग्जिस्टिंग, सेल्स डिमांड, रॉ मटेरियल या लेबर सप्लाई। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है प्रिंसिपल बजट फैक्टर मींस की फैक्टर। और की फैक्टर मैंने बताया बेटा एक ऐसा फैक्टर जो लिमिटेड है, यानी है तो हमारे पास बट लिमिटेड है। अगर हमारे पास है भले ही लिमिटेड है, क्या मैं कह सकता हूं वो नॉन एग्जिस्टिंग है? बोलो, कह सकता हूं नॉन एग्जिस्टिंग? नहीं सर, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि की फैक्टर का मतलब वो फैक्टर जो हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस तो है, एग्जिस्टेंस तो है भले ही वो हमारे पास लिमिटेड है। तो नॉन एग्जिस्टिंग तो नहीं हो सकता, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो क्या होगा? वो तो नहीं हो सकता। इसके बाद जरा हम क्वेश्चन की दोबारा से पहली लाइन पढ़े ना। वो कह रहा है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज, उसके पास सारे रिसोर्सेज है प्रोडक्शन करने के। अब प्रोडक्शन करने के रिसोर्स बेटा रॉ मटेरियल और लेबर, कह रहा है ये दोनों तो क्या है? ये दोनों तो उसके पास क्या है बेटा? एनफ है। एनफ, एनफ का मतलब जितना चाहो उतना है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अरे पैसे वाले इंसान के लिए क्या मुश्किल है बेटा? जेब में पैसा है, मटेरियल भी आ जाएगा। अभी सप्लायर को पेमेंट करो, फोन करो, ले तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, माल भेज, मटेरियल भेज। आएगा नहीं आएगा? आएगा। बाजार में काम करने वालों की कमी नहीं है, फटाक से लेबर पकड़ो, मटेरियल आ गया, लेबर पकड़ो, बोले प्रोडक्शन कर। फैक्ट्री हमारे पास है, मशीनें हैं, कम पड़ेगी, जेब में पैसा है और खरीद लेंगे, ओवरहेड जो आएगा पेमेंट कर देंगे। तो पैसे वाले के लिए दिक्कत थोड़ी ना है। तो वो कह रहा है कंपनी के पास ऑल द रिसोर्सेज, यानी सारे रिसोर्स है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मटेरियल भी है, लेबर भी है, फैक्ट्री भी है, मशीनें भी है, पेमेंट करना ओवरहेड का, कह रहा खूब पैसा है, टेंशन नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, किसी भी पैसे वाले इंसान के लिए प्रोडक्शन करना तो आसान है, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, लेबर भी मिल जाएगी, सब चीज मिल जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन करे कितना? कितना करे सर? सेल के अकॉर्डिंग। क्या सेल से ज्यादा प्रोडक्शन होगा? नहीं। अरे जरा ध्यान से सोचो बेटा, पैसे वाला इंसान प्रोडक्शन करा सकता है बट बेच तो नहीं सकता ना। बिकेगा तो उतना ही जितना मार्केट में सेल्स डिमांड होगी। तो अगर सेल्स डिमांड बेटा, सेल्स डिमांड जितनी बाजार में आ गई वो लिमिटेड है, वो चाहकर भी उसको बढ़ा नहीं सकता, चाहकर उसको बढ़ा नहीं सकता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्शन वो बढ़ा सकता है, क्योंकि जेब में उसके पैसा है। तो पैसा है, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन सेल्स डिमांड नहीं बढ़ सकती। तो बेटा इसका आंसर क्या है? सेल्स डिमांड, सेल्स डिमांड बेटा। तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल बजट फैक्टर है बेटा सेल्स डिमांड। बोलो कोई दिक्कत परेशानी बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आप लोग बेटा मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे बेटा। बस मैं आपसे एक लाइक ही तो मांग रहा हूं, कोई
इन क्लासेस का चार्जेस थोड़ी ना मांगा है, मोटिवेशन तो मिले ना बेटा, हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो बेटा फटाफट लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटा हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। बेटा प्रोडक्शन बजट को बनाते समय हम किसको कंसिडर नहीं करते? तो बेटा प्रोडक्शन बजट बनाते समय बेटा कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लान को सर इसे तो कंसिडर करती है। बेटा जब प्रोडक्शन बजट बनता है, सपोज करो बेटा आपको नेक्स्ट मंथ के लिए प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो बेटा क्या आप अपना प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन शेड्यूल कंसिडर करोगे नहीं करोगे? सर कंसिडर करेंगे, बिना प्रोडक्शन प्लान के तो सर हम सोच भी नहीं सकते। तो बेटा प्रोडक्शन बजट के लिए प्रोडक्शन प्लान तो बेटा सबसे पहले होता है कि आखिर प्रोडक्शन होगा कैसे। दूसरा बेटा सेल्स बजट, क्या बेटा बिना सेल्स बजट बनाए प्रोडक्शन बजट बन सकता है? नहीं, पहले क्या बनता है बेटा? सेल्स बजट, फिर क्या बनता है? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट बेस्ड होता है सेल्स के ऊपर। याद करो बेटा मैंने आपको बेटा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया था कि सारे बजट में से कौन सा बजट पहले बनता है, तो सबसे पहले आया था बेटा सेल्स बजट। फिर उस सेल को अचीव करने के लिए हम देखते हैं कि कंपनी में कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड ऑन सेल्स बजट। तो जब प्रोडक्शन बजट हम बनाते हैं तो हम सेल्स बजट को भी देखते हैं, अपनी प्रोडक्शन शेड्यूल को भी देखते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग भी करते हैं। साथ साथ हमारे पास जब अब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जितना प्रोडक्शन करने जा रहे हैं हमारे पास क्या उतना रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी भी चेक करते हैं। क्या बेटा प्रोडक्शन बजट बनाते समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग क्या कर रहे हैं, क्या एस्टिमेशन लगा रहे हैं, इसको कंसीडर करते हैं? नहीं सर, प्रोडक्शन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा यहां पे प्रोडक्शन बजट बनाते समय यह भी कंसीडर होगा, आपका सेल्स बजट भी कंसीडर होगा, क्योंकि सेल्स बजट से पता लगता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करना है, यह पता लगेगा सेल्स बजट से। और वो प्रोडक्शन अचीव कैसे होगा, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्रोडक्शन प्लान। फिर जब प्रोडक्शन प्लान तैयार हो गया तो चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो हमने प्रोडक्शन प्लान बनाया कितना कितना कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या उस अकॉर्डिंग मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। तो ये तीनों तो बेटा कंसीडर होते हैं प्रोडक्शन बजट के अंदर, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट ये कंसीडर नहीं होता। तो राइट आंसर है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। बोलो बेटा कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? फटाफट बताओ बेटा। जल्दी बताओ बेटा, आपके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूं। सारे बच्चे रिप्लाई करो बेटा। नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट। बेटा बजट को यूज करने का बेनिफिट कौन सा नहीं है इनमें से, यानी बजट का बेनिफिट नहीं है बेटा, नॉट अ बेनिफिट ऑफ द बजट। बेटा एक बात बताओ, कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट अपना बजट बनाता है, और ये बजट बनाता कौन है? उस डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर। तो बेटा एक बात बताओ, जब मैनेजर और कॉस्ट अकाउंटेंट्स और चार्टेड अकाउंटेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपना वर्क कर रहे हैं बेटा, जिन्होंने वो चार्टेड अकाउंटेंट जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंसी की फील्ड चूज करी है वो, और कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट्स मैनेजर मिलकर क्या करते हैं? अपने अपने डिवीजन का क्या करते हैं बेटा? अपने अपने डिवीजन का मेरे बच्चों क्या करते हैं? बजट बनाते हैं बेटा, अपने अपने डिवीजन का बजट बनाते हैं।
एक सेकंड रुकना बेटा। अपने अपने डिवीजन का बजट बनाते हैं, तो बेटा जब वो बजट बना रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो बेटा उनको मोटिवेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहां पर मोर मोटिवेटेड मैनेजर, ये तो क्या है, बजट का एक बेनिफिट है बेटा, ये तो बेनिफिट है। अब बेटा हर एक डिपार्टमेंट अपने बजट को अचीव करने के लिए क्या करता है बेटा, अपने पूरे एफर्ट लगाता है, और इसके लिए एक दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करता है बेटा, हेल्प लेता है, कम्युनिकेट करता है, जिनसे उनका कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन भी क्या होता है, अच्छा हो जाता है। तो बजट का बेनिफिट ये है बेटा कि हर एक डिपार्टमेंट अपने बजट को अचीव करने के लिए एक दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो बेटा यहां से क्या होता है, अनहेंस्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फर्म एक्टिविटीज। तो बेटा यहां से कोऑर्डिनेशन बढ़ गया, साथ साथ इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बढ़ गया। तो ये भी हमारा क्या है, बजट के बेनिफिट है। मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जरा बेटा ध्यान से, एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्या बेटा ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट है, क्या ये बजट, बजट का मतलब होता है बेटा एस्टिमेशन। क्या बेटा हमारा पीएनएल बैलेंस शीट एस्टिमेशन पे बनता है या एक्चुअल के बेस के ऊपर बनता है? सर पीएनएल और बैलेंस शीट तो ईयर के लास्ट में बनती है, एंड ऑफ द ईयर बनती है, और सर एंड ऑफ द ईयर हमारे पास सारा एक्चुअल डेटा होता है। तो सर ये बेस्ड है एक्चुअल के ऊपर, यानी ये एस्टिमेशन पे बेस्ड नहीं है। जब एस्टिमेशन में बेस्ड नहीं है तो यानी ये बजट का पार्ट नहीं है, तो यानी ये बजट का भी बेनिफिट नहीं हो सकता। यानी बजट का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है बेटा मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा। तो ये जो मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, ये कहां से मिलती है, एक्चुअल डेटा से मिलती है, नो ना कि एस्टिमेटेड डेटा, बजट डेटा से बेटा। तो बजट का ये हमारा बेनिफिट नहीं है, बजट का बेनिफिट नहीं है बेटा। यहां पे बजट का बेनिफिट हमारे को नहीं मिलता इसके अंदर, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेटा। तो याद रखना, एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बजट का बेनिफिट नहीं मिलता, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ द बजट। बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत परेशानी, फटाफट बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत परेशानी। जल्दी बताइए बेटा। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आइए बेटा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी कंट्रोल। बेटा बजटरी कंट्रोल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिफाइन ऑफ द टू डिफाइन द गोल ऑफ द फर्म। बेटा कंपनी के गोल को डिफाइन करना होता है? नहीं 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 सर, इसमें तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना क्या करता है, बजट बनाता है सर। पूरी कंपनी का गोल बजट के अकॉर्डिंग तो सेट नहीं होता सर, ये तो नहीं है सर। टू प्लान टू अचीव इट्स गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए नहीं सर। सर बजट सर कंपनी का, अरे मेरे प्यारे बच्चों कंपनी का गोल तो बहुत बड़ा होता है, और हम जो बजट बनाते हैं वो तो एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाते हैं, से 1 मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर या ईयर। क्या कंपनी में एक साल से बड़ा बजट बनता है? बहुत कम बेटा। सिर्फ एक बजट है कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, उसको अगर छोड़ दें तो सारे बजट बेटा एक साल या उससे कम पीरियड के लिए बनते हैं। बट कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ा होता है बेटा। तो यानी बजट बजट बेटा वहां तक काम नहीं करता हमारा। तो हमारा जो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा, वो कंपनी का ना तो गोल सेट करना है और ना ही अचीव करना है। तो बच क्या गया बेटा, सर बजट का मेन मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन सेट करना बिटवीन द डिपार्टमेंट, जिससे एक दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो प्रोडक्शन जल्दी होगा, फास्टली होगा। प्रोडक्शन फास्टली होगा, ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट भी अल्टीमेटली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर है टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत परेशानी?
जल्दी बताइए बेटा। जल्दी बताओ बेटा, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आइए बेटा, अब फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली फिक्स कॉस्ट। बेटा मैंने फ्लेक्सिबल बजट के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे बेटा आपको बजटरी कंट्रोल चैप्टर में। तो वहां पे बेटा हमने 60% कैपेसिटी पे, 70 पे, 80 पे, 90% कैपेसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। और उन क्वेश्चन को बनाते समय अगर आपने नोटिस करा हो तो हम वेरिएबल कॉस्ट भी ले रहे थे, फिक्स कॉस्ट भी ले रहे थे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहे थे। तो वहां पे बेटा सेमी वेरिएबल के अंदर भी दो पार्ट, वेरिएबल और फिक्स। तो कहने का मतलब फ्लेक्सिबल बजट में बेटा फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर होती है और वेरिएबल भी होती है। और कुछ जगह दोनों को ऐड कर दे तो सेमी वेरिएबल बन जाता है। तो सेमी वेरिएबल को भी ब्रॉडर टर्म में देखें तो एक पार्ट वेरिएबल है, एक पार्ट फिक्स्ड है। तो बेटा फ्लेक्सिबल बजट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट कंसीडर होती हैं। और ये कह रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट सिर्फ कंसीडर करता है ओनली फिक्स कॉस्ट को। तो बताओ बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा फ्लेक्सिबल बजट फिक्स के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसीडर करता है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। सेल्स बजट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर बजट, फंक्शनल बजट, कैपिटल बजट या मास्टर बजट। बेटा सेल्स बजट, पहला देखो एक्सपेंडिचर। बेटा सेल से पैसा आता है या जाता है? सर पैसा आ रहा है, तो सर ये एक्सपेंडिचर तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो पैसा जाता है, तो ये एक्सपेंडिचर बजट तो नहीं हो सकता। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट का मतलब होता है बेटा कि कंपनी क्या कर रही है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है। कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बारे में सोच रही है कि नया प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं और वो प्रोजेक्ट से हम 10 साल तक कमाएंगे। मैं बोलूं बेटा नया प्रोजेक्ट का मतलब नया प्रोडक्ट, कि कंपनी नया प्रोडक्ट के बारे में सोच रही है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसकी लाइफ 10 साल है तो 10 साल कमाएंगे। लेकिन लॉन्च करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कैपिटल की। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना इज कॉल्ड एज बेटा, एक तरह से मान लो आप ये क्या है, कैपिटल प्रोजेक्ट है। तो बेटा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारी क्या लगेगी? कैपिटल लगेगी, लार्ज कैपिटल, तो इसलिए उसको बोला जाता है कैपिटल बजट। तो बेटा सेल्स बजट, सेल्स बजट में कैपिटल लगता है या पैसा आता है? सर कैपिटल कहां लगेगा, पैसा आ रहा है, तो सर ये कैपिटल बजट भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो बच गए, फंक्शनल बजट या मास्टर बजट। फंक्शनल बजट क्या होता है बेटा? यानी बजट फॉर ईच इंडिविजुअल फंक्शन। कंपनी के हर एक इंडिविजुअल फंक्शन के लिए जो बजट बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल बजट। हर एक इंडिविजुअल बजट, हर एक इंडिविजुअल फंक्शन के लिए जो बजट बनेगा बेटा वो है हमारा फंक्शनल बजट। अब आप सोचो बेटा जरा ध्यान से, कंपनी के अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं? बेटा प्रोडक्शन करना एक फंक्शन है या नहीं है? है। तो बेटा फंक्शनल बजट के अंदर प्रोडक्शन बजट भी आएगा। परचेज करना एक इंडिविजुअल फंक्शन है या नहीं है? है, परचेज बजट। सेल करना एक इंडिविजुअल फंक्शन है या नहीं है? है, तो यहां आएगा सेल्स बजट। कैश कितना आएगा कितना जाएगा, कैश कलेक्शन करना क्या एक हमारा फंक्शन है या नहीं है? है, सर कैश बजट। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? फंक्शनल बजट के, कि जहां कंपनी का एक एक फंक्शन अलग अलग है। सेल्स करना एक फंक्शन है, प्रोडक्शन करना एक फंक्शन है, परचेज करना एक फंक्शन है, कैश कलेक्ट करना एक फंक्शन है। तो हर एक फंक्शन के लिए जो बजट बन रहा है बेटा वो सारे बजट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल बजट। तो बेटा आपको आंसर तो मिल गया कि सेल्स बजट कहां आ रहा है? सर फंक्शनल बजट में। तो इसका आंसर है बेटा फंक्शनल बजट। लेकिन
बेटा यहां पे मास्टर बजट भी समझ लो। मास्टर बजट क्या होता है? बेटा कंपनी ने प्रोडक्शन बजट बनाया, जरा ध्यान से सुनना बेटा। सेल्स डिपार्टमेंट के लोग क्या बनाते हैं? सेल्स बजट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग प्रोडक्शन बजट। परचेज डिपार्टमेंट के लोग परचेज बजट। और जो कलेक्शन रिकवरी डिपार्टमेंट होता है वो बनाता है कलेक्शन बजट। तो बेटा सब डिपार्टमेंट ने अपना अपना बजट बनाया और वो बजट जाके सबमिट करा डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सबके बजट लेके ना एक फाइल में लगा दिए। तो उस फाइल के अंदर सारे बजट है, सारे फंक्शनल बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, यानी सारे फंक्शनल बजट को अगर हम एक फाइल में रख दें तो बेटा वो फाइल बन जाएगी मास्टर बजट। तो मास्टर बजट क्या है बेटा? मास्टर बजट इज अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। तो मास्टर बजट के अंदर सारे फंक्शनल बजट की क्या होती है बेटा? समरी होती है। तो मास्टर बजट याद रखना बेटा, आने वाले अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर, आने वाले नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर बेटा मास्टर बजट भी आएगा। तो मास्टर बजट क्या है बेटा? सारे फंक्शनल बजट की समरी है बेटा। सारे फंक्शनल बजट की समरी मींस मैं कहूंगा सारे फंक्शनल बजट को उठाकर एक फाइल में लगा दो, तो जो फाइल तैयार होगी, जो समरी तैयार होगी, वो क्या है? मास्टर बजट है। तो इस एमसीक्यू का बेटा हमारे को आंसर मिल गया कि हमारा आंसर क्या है? सेल्स बजट है बेटा, क्योंकि सेल्स बजट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल बजट। तो बोलो बेटा यहां तक इस एमसीक्यू में और यहां तक किसी भी एमसीक्यू में कोई डाउट है? पहले यहां तक बताओ बेटा। गुड इवनिंग अरुण सर। तो चलो बेटा आज की लाइव क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज के लिए हम एक नया सेशन लेकर आएंगे बेटा। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, गुड नाइट बेटा।